नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। चलिए सुनते हैं आज की कहानी शम्स ताहिर जी की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें करीब 3 महीने का वक्त बीत चुका है। पुलिस के सामने कातिल भी है, कातिल का एक फर्जी नाम भी है, लेकिन न कातिल का असली चेहरा पुलिस को मालूम है, न कातिल का असली नाम और पता पुलिस को मालूम है। और यहां तक कि इस कत्ल के जुर्म में एक महिला जो जेल में है, वो खुद नहीं जानती कि वो कातिल कौन है, उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका चेहरा कैसा है। हालांकि इस कत्ल में वो भी शामिल है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कहीं जाने में कहीं अनजाने में। लेकिन ये एक ऐसा कत्ल है जिसमें कातिल का चेहरा छुपा हुआ है, न तस्वीर है, न नाम है, न पहचान है, और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू, सुशांत सिंह केस याद होगा आपको, रिया चक्रवर्ती का मामला याद होगा, एनसीबी का वहां जाना, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना भी आपको पता होगा। ये सारी चीजें क्यों हुई? बिल्कुल। इसलिए कि कुछ व्हाट्सएप चैट हाथ लगे थे, पहले ईडी के, फिर एनसीबी को दिया गया, सीबीआई के पास भी कुछ व्हाट्सएप चैट थे जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, और वो चैट सब बहुत पुराने थे। कुछ चैट तो कई कई महीने पुराने थे, कुछ तो एक आध साल पुराने थे, लेकिन उसके बावजूद उन चैट को रिट्रीव किया गया और उन चैट को बरामद किया गया, और उन चैट के जरिए एनसीबी ने सारी कार्रवाई की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक नेशनल एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर एनसीबी हो, इन लोगों ने किस तरीके से व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया, उसे बरामद किया और उसके आधार पर कार्रवाई। अब इस कहानी का उससे क्या रिश्ता है? इसी देश में एक और राज्य है, और उस राज्य की पुलिस भी एक कत्ल की तफ्तीश कर रही है, लेकिन 3 महीने तक पुलिस अंधेरे में रहती है। उसके पास कोई सबूत, कोई सुराग नहीं। एक सुराग है पुलिस के पास, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं रही, और वो वही व्हाट्सएप चैट है। और उस व्हाट्सएप चैट को खंगालने में, वहां तक पहुंचने में पुलिस को 3 महीने का वक्त लगता है। 3 महीने बाद जाकर कहीं उस व्हाट्सएप चैट की सच्चाई सामने आती है, और तब एक कत्ल का खुलासा होता है, और एक कातिल पकड़ी जाती है, दूसरा अब भी गुमनाम है, रहस्यमय कातिल है, क्योंकि पुलिस के पास चेहरा नहीं है। पूरी कहानी कुछ यूं है। कहानी बिहार की है। बिहार से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है हाजीपुर। हाजीपुर का नाम इसलिए भी मशहूर है कि एक रामविलास पासवान, जिनकी हाल में ही मौत हुई है, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार एमपी का चुनाव जीते रहे, और एक वक्त में उनके नाम पे ये गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी था कि हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीतने का, तो वो रामविलास पासवान के नाम था उस वक्त। अब इस वक्त किसके नाम है मालूम? बिल्कुल। तो हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान से भी है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर है। 5 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के 3 दिन के बाद दोपहर का वक्त था, और हाजीपुर में एक नौजवान गुजर रहा था बाइक पर। उसके पास बाइक पे एक मिठाई का डब्बा भी था। अचानक बाइक कुछ लोग रोकते हैं, और एक के बाद एक 5 गोली उस बाइक सवार को मारते हैं। 5 गोली खाने के बाद वो वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद कातिल वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो घायल थे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद उसकी तलाशी ली जाती है, तो तलाशी में उसके कुछ पहचान पत्र मिलते हैं। उससे पता चलता है कि मरने वाले का नाम संजय है। संजय के घर वालों को खबर दी जाती है। संजय की बीवी रिंकी, संजय का भाई, ये तमाम लोग मौके पर पहुंचते हैं, भाग कर आते हैं, और इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पहली चीज ये थी कि संजय के घर वालों को इस बात पे बड़ी हैरानी थी कि वो हाजीपुर में क्या कर रहा है, क्योंकि हाजीपुर में उनका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं, ना कोई दुकान, ना कोई बिजनेस का, मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं था जो हाजीपुर में रहता हो और जिसके लिए संजय को हाजीपुर जाना हो। और दूसरी तरफ ये भी थी एक बात की संजय ने घर पे भी ये नहीं बताया था कि वो आज हाजीपुर जा रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ थी कि कैसे वो वहां पहुंचा हाजीपुर में, और क्यों गया। तो ना बीवी ने बताया, ना उसके भाई और माँ बाप ये बता पाए। अब पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, संजय का हाजीपुर से कनेक्शन जोड़ रही है, कोई फायदा नहीं। इस दौरान में पुलिस के पास संजय का मोबाइल भी था। खास बात यह थी कि गोली मारने वाले ने संजय के साथ लूटपाट नहीं की थी। उसका पर्स, उसके पैसे, उसके मोबाइल, सब कुछ वहीं था। तो पुलिस ने भी शुरुआत में मोबाइल लिया, उसके बाद रख लिया। उसके बाद जब मोबाइल की तफ्तीश जांच होती है, तो हैरान करने वाली चीज ये थी कि मोबाइल में हमेशा संजय डुअल सिम यूज करता था। उस मोबाइल में 2 सिम थे, और दोनों सिम मोबाइल से गायब था। यानी कातिल ने कत्ल करने के बाद संजय का मोबाइल लिया, उसमें से दोनों सिम निकाले, और सिम लेकर चला गया, मोबाइल उसी के पास छोड़ दिया। अब सवाल ये था ऐसा क्यों हुआ? तो पुलिस भी हैरान कि कातिल सिम क्यों ले गया, उस सिम में क्या राज। खैर, पुलिस आती है, इसके बाद अब तफ्तीश करती है। कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसी कुछ बात पता नहीं चली। संजय पटना में रहता था अपने परिवार के साथ। उसकी एक बीवी थी रिंकी, और 2 बच्चे थे, 6 और 8 साल के। 10 साल पहले शादी हुई थी। पति पत्नी में कभी कभी कहा सुनी झगड़ा हो जाता था। दवा का कारोबार था,
संजय दवा के बिजनेस में था, मेडिसिन सप्लाई करता था। तो पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये पता चले कि संजय के इस कत्ल के पीछे वजह क्या है। इस दौरान में दोनों सिम गायब, लेकिन फिर पुलिस उस मोबाइल को खंगालती है और उस मोबाइल के पुराने सारे नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश करती है कि शायद उन नंबरों में से कोई कातिल मिल जाए। तो जब वो सारे नंबर ट्राई करती है तो सबसे अहम नंबर जो आता है वो मिलता है 5 अक्टूबर का, जिस दिन संजय का 5 कत्ल हुआ। अक्टूबर। पुलिस ने ये पाया कि कत्ल से पहले संजय एक नंबर पे लगातार बात कर रहा था और ऐन कत्ल के वक्त भी। पुलिस अब उस नंबर को टटोलती है क्योंकि बड़ा ये इंपॉर्टेंट हो गया था कि कत्ल से ऐन पहले संजय किसी से बात कर रहा है और उसके बाद उसका सिम गायब। तो आखिरी जो कॉल है क्या वही कातिल है? इसके बाद पुलिस उस नंबर को खंगालती है। नंबर मिलता है हाजीपुर के ही एक जगह है वहाँ का। पुलिस उस घर में पहुँचती है, लेकिन जब घर पहुँचती है तो पुलिस थोड़ी सी हैरान होती है, मायूस भी होती है। वो घर एक राज मिस्त्री का घर था, बेहद गरीब, और ये जो नंबर था राज मिस्त्री की पत्नी के नाम पे रजिस्टर्ड था। वहाँ पूछताछ हुई तो पता चला कि हाँ ये नंबर उनका है। मतलब इस नंबर पे जो एड्रेस लिखाया गया था, जो सिम लिया गया था, वो उन्हीं के राजमिस्त्री की बीवी के नाम पर है। पर राजमिस्त्री की बीवी के पास अपना एक फ़ोन था। उसने कहा कि इस नंबर को तो हम यूज़ नहीं करते। तो फिर पता चला कि ये फेक आईडी के जरिए ये नंबर को लिया गया था। तो राजमिस्त्री और उसकी बीवी का इससे कोई लेना देना नहीं। वो नहायत गरीब और उनका संजय से भी कोई दूर दूर तक जान पहचान नहीं। तो अब पुलिस को ये पता चला कि ये नंबर फर्जी था। अब यहाँ पे फिर पुलिस अंधेरे में, अब कातिल तक कैसे पहुंचे? पुलिस कोशिश करती रही लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, दिन बीते गए। इसी दौरान पुलिस को उसी संजय के मोबाइल के जरिए जब खंगाला गया और इस नंबर को भी फेक निकला, तो पता नहीं क्यों आखिर में भी पुलिस आकर उस नंबर पर ठहर रही थी कि चाहे ये फर्जी हो लेकिन इस तक पहुंच जाएंगे तो कातिल मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी नंबर के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और उसी नंबर के पीछे पड़ने का फायदा हुआ। अब पुलिस ने उस नंबर के बाकी नंबरों को टटोलना शुरू किया कि जिस नंबर पे संजय को कॉल आया वो नंबर फेक आईडी से लिया गया, लेकिन उस नंबर से और किन किन लोगों से बात होती थी। तो कई ऐसे नंबर मिले लेकिन सब बेकार मिले। एक नंबर ऐसा मिला जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। इस नंबर से जिससे संजय कत्ल से पहले बात कर रहा था और जो एक राजमिस्त्री की बीवी के नाम पर, उसी नंबर से एक नंबर पे व्हाट्सएप चैट हो रहा था लगातार, जब और काफी चैट हो रहा था और पिछले करीब महीने भर से हो रहा था। तो जब पुलिस ने फ्रीक्वेंसी देखी चैट की तो उसको लगा कि इस नंबर का उस चैट के नंबर से जरूर कोई कनेक्शन है। अब पुलिस ने उस नंबर को खंगाला और वो नंबर निकला संजय की पत्नी रिंकी का। अब पुलिस यहाँ हैरान कि संजय आखिरी वक्त में जिस फोन नंबर पे बात कर रहा है वो नंबर एक आप केस को समझ गए होंगे कुछ, लेकिन उस नंबर पे वो शख्स संजय की बीवी से भी बात कर रहा था, लेकिन हमेशा उसने व्हाट्सएप चैट किया और व्हाट्सएप कॉल किए। वीडियो कॉल कोई नहीं था, ऑडियो कॉल था और चैट। अब पुलिस जब ये चीज पता चलती है, पति पत्नी और वो का चक्कर, तो पुलिस के कान खड़े होते हैं। लेकिन जो शुरू में मैंने आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती के कैसे व्हाट्सएप चैट और ये फटाफट बरामद हो गए थे, यहाँ पे अब पुलिस को पता है कि इस नंबर से संजय की पत्नी रिंकी लगातार व्हाट्सएप ऑडियो कॉल करती है और चैट करती है। इस डिटेल को निकालने में बिहार पुलिस को करीब करीब 3 महीने लग गए। वो व्हाट्सएप चैट तक पहुंचने में उतनी तेजी से काम नहीं कर पाए जो बाकी की नेशनल एजेंसियां करती हैं। और यही वजह है कि 5 अक्टूबर को कत्ल हुआ और कहीं जाकर 9 जनवरी मतलब करीब 3 महीने और 4 दिन के बाद पुलिस को इस व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग की पूरी डिटेल मिली, जिससे यह खुलासा हुआ कि आखिरी वक्त में संजय जिससे बात कर रहा था वो शख्स उसकी बीवी रिंकी के साथ व्हाट्सएप चैट पर था। और जब चैट रिट्रीव हुआ तो पता चला इन दोनों के बेहद करीबी बातचीत, अच्छी बातचीत थी और एक दूसरे से लगभग प्यार करने वाली बातचीत थी। जब ये व्हाट्सएप चैट सामने आया था पुलिस ने रिंकी को थाने बुलाया और उसे पूछताछ की। रिंकी टूट गई। उसके बाद जो उसने कहानी सुनाई वो कहानी और भी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली थी। रिंकी की कहानी ये थी कि संजय के साथ अक्सर उसका झगड़ा हुआ करता था। एक पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है, उसमें भी हुआ करता था। और 2 बच्चे थे, लेकिन कई बार झगड़ा बहुत ज्यादा होता। इस झगड़े की वजह से रिंकी खुद को अकेला महसूस करने लगी और इसी अकेलेपन के दौरान उसने अपना वक्त काटने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। वो फेसबुक और व्हाट्सएप इन चीजों पे लगी रही। जब वो सोशल मीडिया पर आई तो इसी दौरान उसके जो व्हाट्सएप पे डीपी थी, उस डीपी में उसने अपनी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर लगा रखी रिंकी ने, और डीपी उसकी तस्वीर थी अच्छी। उसी डीपी की एक तस्वीर को इसकी देखकर रिंकी की
एक गुमनाम शख्स ने रिंकी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और उसने पहली बार में ये लिखा कि आपकी दीदी बहुत खूबसूरत है, मैं इसके ऊपर फिदा हो गया हूँ। पहले इसको मजाकिया तौर पे लिया रिंकी ने, फिर धीरे धीरे लगातार वो चैट करने लगा और बताया कि मैं बहुत सीरियस हूँ, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। फिर उसकी बातों में रिंकी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई और इन दोनों के बीच में बहुत सारी फिर बातें होने लगी और बहुत गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन अभी तक रिंकी और इन दोनों के बीच सिर्फ चैट हो रही थी। इसके बाद फिर ये हुआ कि वीडियो कॉल और ये करो, तो सामने वाला हमेशा मना कर देता, कहता कि उन सब चीज़ों से क्या फ़र्क है, चेहरे में क्या रखा है, बातें करना अच्छा लगता है तो हम बातें करते हैं। अच्छा, उस शख्स ने जो डीपी पे तस्वीर देखकर फ़ोन करता था, उसकी अपनी डीपी में कोई तस्वीर नहीं थी, शंकर भगवान की उसने तस्वीर लगा रखी थी। तो कैसा दिखता क्या था रिंकी को मालूम नहीं, लेकिन रिंकी को उसकी बातें बड़ी पसंद थी। तो दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करने लगे। फिर ये हुआ कि वीडियो कॉल करें, उसने हमेशा वीडियो कॉल करने के लिए मना कर दिया। ऑडियो कॉल करता, ऑडियो पे दोनों की बातें होती और व्हाट्सएप ऑडियो के ज़रिए, और चैट जारी थी। तो अब दोनों एक दूसरे को प्यार भरी बातें करने लगे। इन्हीं बातों के दौरान एक दिन रिंकी ने अपने उस गुमनाम दोस्त, हालांकि उसने अपना नाम बताया, उसने कहा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, वीडियो कॉल नहीं करूंगा, लेकिन नाम बताता, और उसने अपना एक नाम बताया, अमित। तो अमित नाम से ही अब रिंकी और वो दोनों बात करते थे। काफ़ी वक्त बीता। बातचीत के दौरान एक बार रिंकी ने कहा कि मेरा पति मुझसे बड़ा झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, समझ में नहीं आता क्या करूं, कभी कभी लगता है कि भाग जाऊं छोड़कर। तो उधर से उसने कहा, जब उसे पता चला, कई बार रिंकी ने कहा कि पति से झगड़ा होता है, तब उसने कहा कि ऐसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं है, मैं उसे मार दूं। तो रिंकी ने भी इधर मजाक में कहा कि तुम उसको मार सकते हो। बोला हाँ मार सकता हूँ। बात आई गई होगी। ये सब रिंकी ने पुलिस को कहानी सुनाई। इसके बाद अब दोनों की बातचीत में एक चीज़ नहीं आ गई। अब सामने वाला जो फ़ोन करता, जिसने अपना नाम अमित बताया था, वो रिंकी को बताता अब अगले दिन से ही कि आज तुम्हारे पति संजय ने ये शर्ट पहनी, आज उसने ये पैंट पहनी, आज वो वहाँ गया था, आज यहाँ गया था। तो पूछती तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और तुमने कहा है तुमको खुशी चाहिए, तो मैं उसको सच में मार दूंगा। तब भी ये मजाक थी। फिर बातचीत हुई, वो उसके लगातार आसपास का ही रहने वाला है। वहाँ गया। फिर रिंकी ने कहा कि क्या तुम सचमुच उसे मार सकते हो? तो अब ये लाइन जो है एक तरह से दोनों चीज़ें थी। वो चाहती है कि वो उसे मार दें, या सवाल भी है कि तुम उसे मार सकते हो क्या? और फिर 5 अक्टूबर की तारीख आती है। 5 अक्टूबर को संजय मिठाई का एक डब्बा लेकर हाजीपुर जाता है और रास्ते में ही एक शख्स उसे 5 गोली मारता है और मौत हो जाती है। संजय के कत्ल के कुछ देर के बाद ही वही अमित रिंकी को व्हाट्सएप कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारे पति का मैंने कत्ल कर दिया, 5 गोली मारी। रिंकी ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन उसे लगता है मजाक कर रहा है। पर थोड़ी देर के बाद पुलिस का कॉल आ जाता है और फिर पता चल जाता है कि हाँ, संजय की मौत हो चुकी है और उसे गोली से मारा गया है, और वो भी हाजीपुर। अब रिंकी की हालत ख़राब हो जाती है। सबसे पहले वो उस सिम कार्ड और वो सारी चीज़ें जो उसको निकाल कर फेंकती है जिससे अमित के साथ चैट हुआ करता था, लेकिन वो पुलिस को ये बात नहीं बताती। कैसे से किसी शख्स ने या जिसके साथ चैट होता है उसने सारी चीज़ें बताई और इस बात को वो दबा लेती है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप चैट के जरिए पुलिस के सामने आती हैं। इसी के बाद पुलिस 9 जनवरी को रिंकी को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उस पर जो धारा लगाती है वो 302 का है, क्योंकि जो बातचीत है रिंकी खुद कह रही है कि क्या तुम उसे मार सकते हो, इसका मतलब उसकी रजामंदी है। हालांकि अब रिंकी का ये कहना है कि उसे ऐसा कभी यकीन नहीं हुआ था कि वो उसे मार सकता है, लेकिन उसने मार दिया। पर हाँ, हमने बातचीत की है, बट मैं शायद नहीं चाहती थी कि उसको ऐसे मारे। तो खैर, केस बन रहा था, सबूत थे पुलिस के पास व्हाट्सएप चैट के तौर पर, तो पुलिस ने रिंकी को तो अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस के सामने चैलेंज ये था कि उस अमित नाम के रहस्यमय शख्स को सामने लाया जाए। अब पुलिस ने सारी कोशिश कर ली। अब यहाँ पे दिक्कत 2 थी। एक, जिस नंबर से अमित बनकर वो रिंकी से बात कर रहा था, वो नंबर भी फेक आईडी पे लिया गया और उसका कोई सुराग नहीं। अमित का नाम अमित है, जाहिर सी बात है इसमें भी डाउट है, ये नाम भी शायद उसका फर्जी है। अमित का चेहरा क्या है ये पुलिस को पता ही नहीं है। अमित रहता कहाँ ये पुलिस जानती नहीं है। तो एक कत्ल के सिलसिले में मकतूल की बीवी रिंकी को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जिसने गोली मारी, जिसने ये कत्ल किया और कत्ल करके मरने वाले की बीवी को बता रहा है कि मैंने उसे मार दिया, वो शख्स एक छलावा, एक रहस्य है। 5 अक्टूबर से आज हम जनवरी 2021 में आ गए। करीब 3 महीना और 1 हफ्ते का वक्त बीत गया। संजय का कातिल कौन है, दिखता कैसा है, कहाँ रहता है, असली नाम क्या है, यह भी बिहार पुलिस के लिए पहेली है और बिहार पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो अब पुलिस के लिए चुनौती यही है कि इस रहस्यमय कातिल के बारे में पुलिस सच्चाई सामने लाए और वाकई रिंकी की ये जो कहानी है ये सच है, वाकई जो उसने इस अमित के किरदार के बारे में बताया वो सच है। तो फिर पुलिस के लिए भी चुनौती है कि एक ऐसे शख्स को ढूंढना है जिसका ना कोई नंबर है, जिसका ना कोई नाम है, जिसका ना कोई चेहरा है, कुछ भी नहीं मालूम,
अब पुलिस उस तक कैसे पहुंचती है, ये बड़ा दिलचस्प केस है एक तरह से अगर देखा जाए तो। और मेरी भी बिल्कुल। नज़र रहेगी इस केस पर। और जब भी ये अमित नाम के शख्स का भांडा फूटता है, वो पकड़ा जाता है, मैं इस सच्चाई को आपके सामने ज़रूर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। हमारे हाजीपुर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं संदीप आनंद, उन्होंने इस स्टोरी पे बड़ा काम किया और सारी उन्होंने पुलिस से भी बातचीत की और सब कुछ देखा। तो उनकी वजह से ये सारी स्टोरी जो है डिटेल में और भी जानकारी मिली मुझे। तो थैंक यू संदीप, आपका भी। और इस केस का जब भी क्लाइमेक्स आएगा, यानी कि असली कातिल पकड़ा जाएगा, मैं आप तक उसकी कहानी ज़रूर लेकर आऊँगा। और अगर आप में से कोई जानता हो इस कहानी के बारे में और भी कुछ, या अमित के बारे में आप कुछ खुलासा कर सकते हैं, कोई जानकारी रखते हो तो ज़रूर बताइएगा, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, पुलिस के साथ भी। तो आज कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। देखा आपने कैसे पति पत्नी और वो के चक्कर में ये सब होता है। जहाँ हमेशा तीसरा शख्स होता है बीच में, वहाँ ऐसे ही परिणाम होते हैं। तो हमेशा अपने झगड़ों को अपने आप से सुलझाए, किसी तीसरे के चक्कर में ना पड़े। तीसरे के चक्कर में पड़कर अपने घर को बर्बाद करना है। अगर अपने बीच कोई मतभेद है तो उन्हें खुद सुलझाए, तीसरे को बीच में न लाए, वरना ऐसा ही परिणाम होगा। खैर, यह अमित नाम का शख्स तो पकड़ा जाएगा मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे भी। लेकिन इससे नसीहत ये मिलती है कि कभी भी, खासकर महिलाओं के लिए, ऐसी सिचुएशन में यदि आपसी मतभेद है, आपस में झगड़ा है, तो भी उन्हें खुद से सुलझाए, कभी किसी तीसरे के चक्कर में ना पड़े। नहीं तो यही होता है हमेशा, घर उजड़ जाते हैं। कभी भी जो मन की ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं होती। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आता रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।